बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, जमहूरियत के हुस्न का रक्स, पाँव में बेड़ियां और गले में तोफ डाले जारी और सारी है। वतन अजीज को मुसलसल महंगाई ने आड़े हाथों लिया हुआ है, मगर अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। जमहूरी अमल के तसलसल के ढोंग हों या मुल्क व कौम के वसी तर मुफाद के ढकोसले, सभी की आड़ में खिलवाड़ और वारदातें जारी हैं। कोई हुसूल इक़्तिदार के लिए पर तोड़ रहा है तो कोई तूले इक़्तिदार के लिए तमाम हदें पार करने को तैयार नजर आता है। एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले आपस में ही मामलात और बारियां तय करके अंधेर मचाते आए हैं। पवन सदी में आवाम को तो एक लम्हा भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जिसमें वो फख्र से कह सके कि हम इस अहद में जिंदा हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। नाज़रीन, आज की बात यह है कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा, इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी है। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, इंतखाबी मैदान सजने लगा। आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से पहले होंगे, आर्मी चीफ की यकीन दहानी। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 7 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब की वजारत आला का फैसला नहीं हुआ, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। सवाल यह है कि नवाज शरीफ 7 हलकों से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्या तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात हो सकते हैं नवाज शरीफ को? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा देखने में आ रहा है, तो शाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई की इलेक्शन की दौड़ में वापसी मुमकिन भी हो पाएगी? और पीटीआई इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म। सवाल यह है कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद हो गए तो पीटीआई का अगला मुमकिना लाहेमल क्या हो सकता है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अमन अमान अव्वलीन तरजीह, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पुराज़्म है। सरफराज मंगलजई अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि हमें अपनी फोर्सेस पर फख्र है, पाकिस्तान में हम आहंगी को फरोग दिया जा रहा है। कौमी धारे में शमूलियत के जरिए अमन अपनाना रियासत और इदारों की पॉलिसी है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, खालिद फारूकी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे पीजे मीर साहब। खालिद फारूकी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आम इंतखाबात की गहमा गहमी हम देख रहे हैं, कागजात नामजदगी की वसूलियों और जमा कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं। आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से भी पहले होंगे, ये आर्मी चीफ की यकीन दहानी है। तो आप क्या समझते हैं, कितना खुश आइंदा ये बयान कि आम इंतखाबात के हवाले से तमाम इदारे एक पेज पर हैं? देखिए, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इंतखाबात के हवाले से तमाम इदारे न सिर्फ बल्कि तमाम सियासी जमातें भी एक पेज पर हैं। कोई एक ऐसी बात जरूर पाकिस्तान में हुई है जिसमें हमें इदारे, जिसमें अदलिया और हमारी मुसल्लह अफवाज शामिल हैं और हमारी सियासी जमातें हैं, और जिसमें तीनों सियासी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर हैं। अभी इंतखाबात के हवाले, इल्तवा के हवाले से एक दो जो र्यूमर्स आई, जैसे बार एसोसिएशन की तरफ से बात आई, तो उसकी तमाम सियासी जमातों ने उसकी मुखालफत भी की है। अब आर्मी चीफ का ये बयान जो है, ये यानी बाज लोग अगर चाहें तो इसमें से खदशात का पहलू निकाल सकते हैं कि जब 8 तारीख तय कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद फिर ये कहना कि लॉजिस्टिक की वजह से, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से कोई चंद दिनों के लिए आगे पीछे तारीख हो सकती है, यानी कोई ना कोई बात इसमें से निकाली भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ऐसी किसी सिमत जाने की बजाय बेहतर यही होगा कि जो मामलात खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने दिया जाए। इलेक्शन हो, बरवक्त हो, शफाफ हो, उनकी साख बरकरार रहे, पॉलिटिकल पार्टीज को हिस्सा लेने का मौका मिले। जो ऊंच नीच इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, ये तो हमारे हर इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रही है जब भी इंतखाबात हुए। लेकिन अगरचे इस वक्त हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी, इसकी तरफ जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को अपना एक जानदार किरदार अदा करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराजात का मौका देना चाहिए। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन बरवक्त 8 तारीख को तय कर तारीख। आर्मी चीफ ने कह दिया कि कुछ दिनों की बात है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़ी क्लियर बात यह कर दी कि मार्च में क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो मार्च के इलेक्शन से पहले पहले तो जाहिर है कि 8 फरवरी और फिर बाकी दिन 20 दिन बाकी रह जाते हैं, तो कोई 2-4 दिन से कोई फर्क वाकई नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि जो कुछ बातें की जा रही हैं, इस सब पर अमल दरामद ना सिर्फ नजर आना चाहिए बल्कि होना भी चाहिए। अगर ये इलेक्शन हो गए इस वक्त, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक क्राइसिस से जो इस वक्त है उससे निकलेगा। हाँ, बड़ी बात उसमें यह है
तमाम क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इसमें हिस्सा ले सकेंगी और आजादी से हिस्सा ले सकेंगी। जितनी भी गुंजाइश निकलती है, ये शायद आपने भी बाद में बात करनी होगी इस जी पे, जी। लेकिन ये जितनी भी गुंजाइश निकलती है वो निकालनी चाहिए और स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। जब आप किसी पार्टी का रास्ता बंद करते हैं, देखिए 2018 में क्या हुआ था, 2018 में रास्ते कुछ बंद किए गए, नतीजा आज हम उस सारे अरसे पे जो टाइम वो गुजरा उसमें हमें अफसोस भी हो रहा है। हम कहते हैं कि यार ये गलत हो गया था, वो नहीं होना चाहिए था। सो आज हमारे पास मौका है इस बात पे कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हिस्सा लेने का मौका दें और हमारे लिए मौका है कि इलेक्शन बर वक्त हों और शफाफ। सही है। सलमान आबिद साहब, एक तो ये कि आप क्या समझते हैं कितना खुश आइंदा है आर्मी चीफ का ये बयान, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली के 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, और जो एहसन इकबाल साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की वजारत आला का फैसला नहीं हुआ है, अलबत्ता वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। तो फिर क्या लगता है नवाज शरीफ साहब 2 या 3 की बजाय 7 हल्कों से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्या तहफ़्फ़ुज़ात, क्या खदशात हो सकते हैं उनको? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शन शफाफ हो और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन जो इस वक्त सियासी हकीकत है ग्राउंड में, वो तो सबको नजर आ रही है और सबको मालूम है कि क्या हो रहा है और कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और कितने शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। सिर्फ आप नॉमिनेशन पेपर के ऊपर ही देख लें कि कितनी आज़ादी है नॉमिनेशन पेपर लेने की और जमा कराने की। इससे अंदाजा लगा लें कि ये इलेक्शन कितने शानदार तरीके से करवाने का इरादा रखते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन वाले और हमारी निगरान हुकूमत। और वो जो जिनके जरिए कहा गया था कि डीआर जो अपना आरओज हैं, डीआरओज हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर के जरिए इलेक्शन करवाने हैं, आज उन्होंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दफा 144 लगा दी है। अंदाजा लगाइए कि इंतखाबी शेड्यूल के बाद जब दफा 144 लगा देंगे तो इसका मतलब है कि आप बड़ी पैमाने पर कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरे नजदीक तो बड़ी बात बार बार कहता रहता हूं आपके प्रोग्रामों में, इंतखाबात अपनी जगह, लेकिन शफाफियत के नाम पर जो कुछ खेल खेला जा रहा है उससे अंदाजा होता है कि हम कहां जा रहे हैं। और ये जो बहुत से लोगों को खुशफहमी रहती है कि अगर इंतखाबात हो जाएंगे तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इंतखाबात होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ना। लेकिन अगर हमने इंतखाबात के नाम पर कुछ और करना है तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भूल जाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भूल जाएं। इसलिए अब आज पीटीआई ने फैसला किया, दोबारा सुप्रीम कोर्ट रुजू किया है। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, यानी आप देखिए ना, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कागज जमा कराने आया उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब मेरा मतलब है कि अगर हमने इसको इलेक्शन कहना है तो कहें, आपका दिल कहता है तो बिल्कुल कहें। मैं तो इसको इलेक्शन नहीं समझता, चाहे पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब भी किसी भी जमात के साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं, और हुए हैं माजी में, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये वाकयात हुए हैं और पीएमएलएन के साथ भी 2018 में ये वाकयात हुए थे। तब भी लोगों ने इतराज उठाए थे कि भी ये इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं। खासतौर पे जब साउथ पंजाब से एक पूरा काफिला जो है वो पीटीआई में शामिल हुआ था तो लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की थी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी उतना ही काबिले मुजम्मत है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है और क्या क्रेडिबिलिटी इस वक्त निगरानों की है, ये सारे सवालात तो जेर बहस रहेंगे। अब जहां तक रही नवाज शरीफ साहब की बात, वो 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो 70 हल्कों से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाबंदी तो कोई नहीं है। हर इमरान खान साहब भी पिछली दफा 5 हल्कों से लड़े थे, नवाज शरीफ साहब 7 हल्कों से लड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक डर और खौफ होता है और वो कहते हैं कि कहीं हम हार ना जाएं, तो ज्यादा निशिस्तों पर इंतखाब जीत कर आना चाहते हैं ताकि अपने आप को सिक्योर कर सकें। और ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन का मसला नहीं है, इसमें सारे पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई कानून नहीं है तो एक से ज्यादा निशिस्तों पर इंतखाब लड़ा जा सकता है। नवाज शरीफ साहब भी लड़ रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि जनाब अभी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सबसे ज्यादा इंजॉय तो इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस में वो भी कर रहे हैं और काफी हद तक पीपल्स पार्टी को भी सेफ एग्जिस्ट मिल गया है। अब काफी लोग पीपल्स पार्टी में भी शामिल होना शुरू हो गए हैं, पंजाब से भी और बलूचिस्तान से भी और बाकी जगह से भी। तो सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो 2 जमातों को तो बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद ये जो इस वक्त कहा गया कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन है और अभी जो तशरीह की है फारूकी साहब ने कि अगर 2-4 दिन लेट हो जाए, भाई सवाल ये है, वो तो पत्थर की लकीर है। जब पत्थर की लकीर है तो उस पर अगर मगर क्यों लगाया जा रहा है, क्यों सोचा जा रहा है कि जनाब इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं थोड़ी देरों के लिए। इलेक्शन तो इलेक्शन के डेट पे ही होंगे ना। और ये गेंद अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये पत्थर की लकीर है। तो लेट्स सी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जब किस तरह के होंगे इस पर मेरे तहफुजात हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन करवाया जा रहा है
इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि इससे और ज्यादा टकराव पैदा होगा। ठीक है, पीजे मीर साहब, किस तरह से आप देखते हैं ये जो आर्मी चीफ का बयान है? वो ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। आपको क्या लगता है, ये बयान किस हद तक खुशाइंद है कि इंतखाबात के हवाले से तमाम इदारे एक पेज पर हैं? देखिए, वो एक कहावत है, हम सब उम्मीद से हैं, लेकिन अभी जो सलमान ने बात की, रिजवान ने, सारे, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये इलेक्शन मेरी नजर में, अगर तो आपने मुझसे सही सुनना है तो सुनिए, अगर तो मैं मुनाफिक हूं तो मैं आपके साथ गलत बात करूंगा। ये फार्स इलेक्शंस होंगे, इनको अभी तो सब तालियां मार रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे, वेरी गुड, होने चाहिए, लेकिन इन इलेक्शंस को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटरनेशनली इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा किसी का कोई ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं मेरे साथ, हम न्यूट्रल हैं। और उसके साथ जब हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स जो है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, डू यू रियली थिंक दे विल एक्सेप्ट दीज इलेक्शंस? कि आपने एक पार्टी को सप्रेस कर दिया और आप कह रहे हैं इलेक्शंस करवाएं? दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेसी। आप इसको ना करो, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, it will be written as the darkest chapter in the political history of Pakistan. और इसको आपने प्लीज हया रंग के अंदर मत इसको आप इसको शामिल करें, क्योंकि बाद में जब इसके तज्जिया होंगे, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे, वो सब आपके सामने आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि नहीं नसीम हसन शाह की, क्या कहा था, मौलवी मुश्ताक की, भुट्टो के साथ क्या किया, तो इवेंचुअली बातें आ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सलमान ने, पहले आपने नवाज शरीफ के साथ किया, आपने आज जरदारी के साथ किया, आज सीजन इमरान खान का। तो ये सीजन अगर हमने लगाने हैं तो आपके पास कभी भी जमहूरियत नहीं आएगी। हमेशा आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल के अंदर या ट्राइपार्टी जो मेन है उसके अंदर आप देखेंगे कि हमेशा आर्मी आ जाएगी, आर्मी बिल्कुल आएगी, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन। अब बात आती है करवा कौन रहा है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। इसमें भी किताबें आ गई, बड़ी बड़ी किताबें हैं, मुजर रहमान कमीशन आ गया, एम.आर. कयानी की बातें आ गई, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके सामने। तो हम क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हैं? हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, बहन हैं। ये नून को ले लो, पीपल्स पार्टी को ले लो, पीटीआई को ले लो, तो यार अपने आपके मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन है तो सब पाकिस्तानी ना। तो क्या हम एक को सप्रेस करके मैं आ जाऊं आगे? ये तो मुझे याद आ जाता है वो रंजीत सिंह का दौर या मुगलों का दौर, उसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, मैं बादशाह बन जाऊं। इस तरह नहीं होता। अगर तो जमहूरियत रिपब्लिक्स पे आपने जाना है तो आपने सबको क्लीन फील्ड देनी है। अभी उन्होंने कहा हर एक को अरेस्ट करें, भाई अरेस्ट करके क्या करोगे? कब तक बंद करोगे? क्या करोगे? मुझे बता दें आप। अगर तो कोई प्रोडक्टिविटी है इसमें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो की बेहतरी है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो व्हाट इज द रीजन फॉर अरेस्टिंग दिस पीपल, व्हाई? तो ये मैं सिर्फ कहूंगा कि ईमानदारी दिखाएं सारी साइड, और ये वक्त है पाकिस्तान को बचाने का। आप इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, आप ओवर $100 मिलियन के आप मकरूज हैं, आपका एक्सटर्नल डेट बढ़ता रह रहा है। आप मुझे बताएं क्या करोगे? ये तो अगली हुकूमत जो भी आएगी, मैं तो अभी भी कहता हूँ वो 3 महीने नहीं सर्वाइव कर सकेगी, क्योंकि अब अच्छा इंटरेस्टिंग, अब ये सारे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो ये इन पे कोई तनकीद नहीं आएगी। इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर जो इस पे पोडियम पे आएगा, ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ये सब उनकी क्लास लेने शुरू कर देंगे। ये हमारा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। सो ये जो ड्रामा है ये बंद करें, अब बैठ जाएं। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है, सब बैठ के एक फैसला कर लें कि MOU कर लें कि जो भी जीतेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये MOU कर लें, शायद मान जाए ये लोग, शायद मान जाए, शायद PTI को चांस दे दें, शायद एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर लें। दैट इज द फ्यूचर। इफ यू डोंट तो फिर ये हम पांचों बैठ के यही बातें करते रहेंगे। लेट मी टेल यू नाउ, गरीब आदमी की कोई बात नहीं कर रहा, कर रहे हैं इलेक्शंस के अंदर। महंगाई इतनी है, लोग सरवाइव नहीं कर सकते, मर रहे हैं। आप ट्रैफिक लाइट्स में जाएं, हल्का सा नॉक होता था, आज जोर जोर के नॉक है आपकी शीशों के ऊपर। ये नॉक अगर आपने बंद ना किए, खुदा की कसम लोग उठ जाएंगे। हम व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? ये भाई नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है।
Who's going to look after them? ये बहुत सवालात है, लेकिन इसके सवालात के जवाब हमने देने, किसी और ने नहीं देने। हमने अपने कैरेक्टर्स को ठीक करना है, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। ठीक है रजी साहब, आप इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? जो आर्मी चीफ की आपके ख्याल में कितनी खुश आइंदा है कि इदारे एक पेज पर हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, आप क्या राय रखते हैं? नवाज शरीफ साहब 2-3 की बजाय 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात, क्या खदशात हो सकते हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इससे ज्यादा हलकों से इलेक्शन लड़े थे, और क्योंकि एक से ज्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो इसलिए नवाज शरीफ बैशिंग के लिए ये टॉपिक तो मुनासिब नहीं है। कोई और टॉपिक ढूंढ लिया जाए, वो वैसे जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों ने सबक याद किया होता है, तो वही सबक हर मौके के ऊपर सुना देते हैं। लेकिन मैं जाना चाह रहा हूँ, सीट तो उन्होंने एक ही रखनी है, वो फिर छोड़ेंगे, फिर उन पर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर इसी तरह से पैसे जी। वो सीट रखेंगे, बाकी 6 सीटें वो किसी को देंगे। वो ये नहीं करेंगे कि मैं इन 7 सीटों का हलफ नहीं उठाऊंगा और ये सीटें जाया करूंगा क्योंकि मैं असेंबली से पहले इस्तीफा देके बाहर निकल आया था। वो ये नहीं करेंगे। लेकिन मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, एक कल गलती हो गई, और गलती ये हुई कि मैंने, चूंकि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तो नहीं है, हमसे तो जूनियर ही हैं, लेकिन बहरहाल जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कल ट्वीट किया हुआ था कि जनाब इमरान खान का केस जो है वो रिमांड बैक कर दिया गया है। और बाद में जब मैंने इस प्रोग्राम से फारग होकर चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी, और जब मैं दोबारा उनके ट्विटर हैंडल पे गया तो वहां पे वो ये बात बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने जो है वो, चूंकि कल लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंची थी, तो मैंने कहा उसको करेक्ट कर दिया जाए। आज वो अदालत ने भी करेक्ट कर दिया अपना प्रोसीजर, और उन्होंने जो है आज जो खबर में बकायदा चेक करके डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो वेबसाइट पे डिटेल ऑर्डर जब आया है, तो रिमांड बैक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें सजा के ऊपर अमल दरामद तो मुलतवी हुआ है, लेकिन सजा जो है और सजा मुअत्तल हुई है, लेकिन वो अपनी जगह पे ऊपर बरकरार है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बरकरार है। तो इसका मतलब ये है कि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं वो इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट नहीं बन सकते। अब आ जाइए 2 बातों के ऊपर जो कल भी हुई और आज भी हुई। कल बताया गया कि जनाब लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं। मैंने इस प्रोग्राम के बाद चेक किया, टोटल 3 लोग थे जिनसे कागजात जो थे, जिन्होंने शिकायत की है कि हमसे कागजात छीने गए हैं, और वो तीनों जो हैं वो लोग हैं कि जो किसी ना किसी बहाने इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट दे के उन्होंने बुनियादी तौर पे, अगले सेगमेंट में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं रजी साहब। अच्छा, चलिए दूसरी बात वो वाली के छापे पड़ रहे हैं। आज एक छापे की इतला है और वो है शेख वकास अकरम साहब के घर, क्योंकि 9 मई वाले दिन जिन लोगों ने वीडियोस जारी करके लोगों को उभारा था और 329 जगहों के ऊपर हमले हुए थे उस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर, और शेख वकास साहब के हल्के में भी 1 से ज्यादा जगहों पे ऊपर हमले हुए थे, तो जिनकी बकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा है। तो ये वैसे वो मफरूर थे, अंडरग्राउंड थे, कागजात लेने आए हैं, तो पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की है। ये अब तक मीडिया में वाहिद वाकया है जो रिपोर्ट हुआ है, तो इसलिए मैस लेवल के ऊपर कोई अरेस्ट नहीं हो रही, किसी को नहीं रोका जा रहा। इस चीज को मैग्नीफाई मत किया जाए, जितना वो वाकया है उसको उसी के पर्सपेक्टिव के अंदर बयान किया जाए और डिस्कस किया जाए। रजी साहब, सरफराज बुगटी के बाद अब सादिक संजरानी जो हैं कोयटा से NA 260 सूबाई असम्बली के हल्का 32 से उम्मीदवार होंगे, क्या लग रहा है? क्या संजरानी साहब भी वजारत आला या फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों की दौड़ में तो नहीं शामिल हो रहे? अगर वो सूबाई के हल्के से कैंडिडेट हैं तो फिर यकीनन वो सूबे के लिए ओहदेदार होंगे, लेकिन और फिर सवाल पैदा होता है कि सेनेट चेयरमैन के लिए कौन आएगा। तो वो कुछ जालिम जो हैं वो मौजूदा चेयरमैन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ का नाम ले रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं अगले चेयरमैन सेनेट के लिए।
तो शायद इसलिए संजरानी साहब जो हैं उन्होंने कोयटा का रुख कर लिया हो, लेकिन ज्यादा मुनासिब होता कि संजरानी साहब जैसी जो जात है, मतलब कि मरंज आदमी है और एक्सेप्टेबिलिटी उनकी मौजूद है। यानी चेयरमैन सेनेट में भी अब बारियां लगेंगी रजी साहब? बलूचिस्तान का जी कोटा हो गया चेयरमैन सेनेट का ना, बाय हुक और क्रुक हमने बलूचिस्तान को देना होता है वो कोटा। वो माशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करके घर जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो 8 वोट नाजायज तौर पे मुस्तरद करने का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी दूसरी समाअत की नौबत नहीं आई फिर से। सही है जी, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ बानी पीटीआई की मुश्किलात की जिनमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो शाखाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे बानी चेयरमैन। सवाल ये है कि इलेक्शन की दौड़ में क्या किसी भी तरीके से वापसी मुमकिन हो पाएगी बानी चेयरमैन पीटीआई की? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई की और बानी पीटीआई की कुछ मुश्किलात की जिनमें इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर बात की जाए तो शाखाना केस की, तो सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सवाल हमारा ये है कि क्या बानी पीटीआई का इलेक्शन की दौड़ में वापस आना किसी भी सूरत में मुमकिन हो पाएगा? पीजे मीर साहब देखिए, एक वक्त एक वज़ीर आज़म एक हीरो और उसके बाद वो ज़ीरो। बेसिकली आप देखें कि ये तोशाखाना की जब हम बात करते हैं, ये कितने कितने लोगों ने, आपके सामने लिस्ट तो आ ही गई है बाहर, लिस्ट तो इज़ ऑल देयर। तो फिर उन सबको चार्ज करें अगर आपने करना है। आपने जनरल मुशर्रफ को पकड़ा था तो फिर बाकियों को भी आप केस पुराना ले आए। द क्वेश्चन इज़ कि हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। हमने टारगेट किया हुआ है किसी को। नवाज शरीफ को कितना टारगेट किया था आपने? सरदारी को कितना टारगेट किया था आपने? जैसे मैंने पहले कहा, आज इसकी बारी है, कल किसी और की बारी हो जाएगी और ये हम करते रहेंगे। और इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का, हमारी स्टेट का, हमारी इंटरनेशनल रिप्यूट का। हमें कुछ समझता नहीं है। हमें लोग कहते हैं कि पता नहीं हम सम सॉर्ट ऑफ अ मैंगो रिपब्लिक या बनाना व्हाटएवर। क्योंकि जब देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी कोर्ट हो, वी हैव टू ऑनर द कोर्ट, बट द कोर्ट्स हैव टू बी honest to the people of the country. They have to give the right judgment. They cannot give judgment जो कि बाद में वो खुद रिग्रेट करते हैं, जो कि कर रहे हैं इन मिस्टर भुट्टोस केस जो मैंने पहले भी कहा। तो आप क्यों इस तरह की चीज करते हैं जिसमें हमारे इदारों के ऊपर हर्फ उठता है? नॉट नेशनली, इंटरनेशनली सबको पता है पाकिस्तान के अंदर सच क्या है, सबको पता है। मैं बार बार कहता हूं, जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपका जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस है, इन दोनों को सच पता है। ट्रायल किसका है? जज का। तो जज को चाहिए ना, तो फिर ईमानदारी के साथ डिसीजन दें। आप मुझे बता दें कि दे रहे हैं, अल्लाह करे दें, हमारी तो उम्मीद है। और यही वजह है कि आर्मी इंटरवीन करती है, क्योंकि वो कहती है यार बस हो गई है, तुम लोग ये जो गंद कर रहे हो, इट कैन नॉट कंटिन्यू। इसीलिए आर्मी आती है। आर्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। लेट मी टेल यू, कईयों से मेरी बात हुई है, होती है, बड़ी होती भी रही है। नो वन इज इंटरेस्टेड। खुदा की कसम, ये फोर्स करते हैं कि इंस्टेड ऑफ द स्टेट कोलैप्सिंग, कोई आके स्टिल्ट्स पे खड़ा कर दे, और ये फौजी करती है। और कौन करता है मुझे बता दें? ये बैठे हैं आपस में को बात करने के लिए। किसी ने सोचा है कि हम बैठेंगे एक दूसरे से मुखालफत जरूर करें? आपका अपना रीजन है, इनका अपना रीजन, बट आर दे टॉकिंग? नो। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, बट उसको एक हॉरेंडस किस्म की सजा देने के लिए तैयार है, तो मुझे बताएं पाकिस्तान चल सकता है इन लाइंस के ऊपर? फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, कोई इधर टिल्ट कर रहे हैं, कोई इधर टिल्ट कर रहे हैं। और भाई तुम्हारा काम है स्टेट की सर्विस, नॉट पॉलिटिकल सर्विस। वो पॉलिटिकल सर्विस में लगे हुए हैं। पुलिस को आपने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया है, बिल्कुल पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है। पुलिस वाले बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन आप उनको काम नहीं करने देते। क्यों? वो मजबूर हैं, कुछ करेंगे, आप उनके एसीआस पे कुछ कर देंगे, उनकी ट्रांसफर पता नहीं टिम्बकटू में कर देंगे। वो क्या करें? वो मुझे बता दें। ये फैक्ट है, मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि मैंने इक्तदार में आना है, तुमने नहीं आना। तो तुम आए तो तुम मेरे से नंबर ले जाओगे। कितने प्लान्स बनते हैं, ये सब
एक इलेक्टोरल प्लान्स होते हैं, अवाम के प्लान कोई नहीं होता कि ये बना दिया वो बना दिया। और भाई बना दिया है तुमने, क्या अवाम की कोई बहाली के लिए सोचा है? आपके बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, आपने को पॉलिटेक्निक्स बनाए, को स्किल्ड लेबर तैयार कर रहे हैं, जो आपकी होती है वो मिडिल ईस्ट चली जाती है। आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ, कुछ भी नहीं है। सर्वाइवल आपका है नहीं, 1000 की चीज 4000 की चीज मिल रही है आज। यू थिंक दे कैन सर्वाइव? नो दे कांट। सो इस पे कौन सोच रहा है? प्लीज टेल मी। प्लान को दे रहा है, हमने सबके लॉलीपॉप सुन लिए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। जब इलेक्शंस खत्म होते हैं आप ही के प्रोग्राम या रजी या सलमान पूछ ले, ये कोई आता है कोई कैंडिडेट आपसे बात करने के लिए? बिल्कुल वही बात है कि अगर जितने दावे और वादे उस टाइम किए जाते हैं उनमें से कुछ ही पूरे कर दिए जाएं तो भी हालात इतने मायूस कुन ना हो। सलमान अभी साहब आपकी जानिब आती हूँ। जी जी पीछे मीर साहब, आप देखें, आप जो लेटेस्ट गवर्नमेंट आपकी पीटीआई की आई है, मेरी बड़ी उम्मीद थी यार ये कर लेंगे। और इनके मेंबर्स ही नहीं आते थे, ये बातें नहीं करते थे किसी के। इन्होंने वही चीज की जो पुरानों ने की। सो व्हाट डिफरेंस इज देयर? द क्वेश्चन इज, इट इज नॉट द पावर लाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ऑलराइट सलमान अभी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीटीआई जो इंतखाबी निशान केस है उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम ना हुए तो इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं। तो अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद हो गए तो फिर पीटीआई का क्या ख्याल है, अगला मुमकिन लाहे अमल क्या हो सकता है? देखिए, पीटीआई के बारे में फैसला कर लिया गया कि उनको किसी भी सूरत में नहीं आने देना। सियासी बुनियादों पर भी, इंतजामी बुनियादों पर भी और कानूनी बुनियादों पर भी उनके लिए रुकावटें हैं। इमरान खान साहब को ये कीमत तो अदा करनी है, अभी तो बहुत छोटी सजा मिली है उनको, और बड़ी सजा मिलनी है। उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया इस पाकिस्तान के साथ। अब आज अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है, माशाल्लाह बड़े ज़हीन आदमी है, फरमाते हैं कि अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। पता नहीं कैसे कैसी दानिश्वरी हमारे लोग झाड़ते हैं। अब मसला ये है कि ये मसला जरदारी तक महदूद नहीं है जो पीजे मीर ने कहा। आप भट्टो से शुरू हो जाएं और इमरान खान तक आ जाएं। कितने लोगों को आपने सियासत से बेदखल करने की कोशिश की, कितने लोगों को आपने सियासत से निकालने की कोशिश की, कितने लोगों को आपने नाहिल किया, कितने लोगों की हुकूमतें आपने खत्म की। क्या वो लीडरशिप जो है एक कानूनी फैसले से खत्म हो सकती है? क्या वो लीडरशिप जो है एक इंतजामी फैसले से खत्म हो सकती है? क्या वो लीडरशिप आप अदालतों को अपने मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करने से खत्म हो सकती है? लीडरशिप उस वक्त तक मेंटेन रहती है जब तक लोग उसके साथ हों। अगर आज नवाज शरीफ साहब के साथ लोग हैं तो वो मैटर करते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ है तो वो मैटर करते हैं, इमरान खान के साथ हैं तो मैटर करते हैं। इस तरह के फैसलों के यही वो फैसले हैं। अभी आप देखिएगा साल डेढ़ साल के बाद यही सारे फैसलों से इमरान खान भी निकल रहे होंगे बाहर, और यही अदालतें निकाल रही होंगी। जैसे अभी आपने देखा ना, नैब के प्रोसिक्यूटर आके कहते हैं जी हमारे पास तो कोई जुर्म ही नहीं है, इन्होंने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, इनको आजाद कर दें। उन नैब वालों ने अरबों रुपए बर्बाद कर दिए इस एहतसाब के नाम पर, ये साबित करने पे कि नवाज शरीफ फैमिली जो है वो चोर है। उसके बाद उस पर क्या क्या गवाहियां वो लेके आते थे, क्या क्या वो एविडेंस लाते थे, और अब बड़ी ढटाई से कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। ये जो हमने अपने अदालती निजाम का मजाक बना दिया है, हमने अपने इदारों का मजाक बना दिया है। और आप अभी भी अगर एक सियासी जमात को बाहर निकालना चाहते हैं और उसको निकालकर इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपके पास पूरी ताकत है, आप कर सकते हैं। आपने नवाज शरीफ साहब को भी निकाला, आपने बेनजीर भट्टो के लिए भी रास्ते बंद किए, आपने पीपल्स पार्टी के लिए भी और बेशुमार हरकतें की हैं। ये कोई नई चीज तो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही ना। लेकिन मसला क्या है, हम माजी की गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी रिजवान अजीज साहब कह रहे हैं कि 1-2 वाकयात हुए हैं, कल किसी प्रोग्राम में मुझे बैठा दें, मैं आपके सामने 26 वाकयात लेके आऊंगा। 26 वाकयात 2 दिन के अंदर हो चुके हैं। और ये पता नहीं किस एनक से देख रहे हैं कि जनाब वो जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो छापे पड़ रहे हैं, आज वो मेजर ताहिर के साथ उनकी फैमिली के साथ हुआ, वो क्या था मुझे बताइए ना। अब मसला ये है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया, गिफ्ट की है। एक सेकंड, मैं आती हूँ रजी साहब, आपकी जानिब में आती हूँ। सलमान आबिद साहब बात मुकम्मल कर लें, बात खत्म कर लूं, फिर उसके बाद आप जितना मर्जी बोलें यार, कोई मसला नहीं। मसला ये है, ये सब चीजें नजर आ रही हैं लोगों को। वो कहते हैं ना कि अपना गुल तो जानता नहीं है लेकिन पूरा बाग जानता है। इस वक्त किस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन को कंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो एक अलग बात है। नजर तो अंसार अब्बासी साहब को भी नजर नहीं आया,
जिन्होंने आज एक जमात को ये कह दिया कि जनाब अगर आपने इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अंदाजा लगाइए हमारे यहाँ। चलें, रजी साहब, अभी आपने पहले सेगमेंट में भी जिक्र किया कि इस तरह के कोई वाक़यात नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे कारकुनान और रहनुमा को मुसलसल हरासा किया जा रहा है, उससे रोका जाए। आप क्या कहेंगे, जब अब तहरीक इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है, तो क्या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा कर सकेगी? देखिए, पहले तो मैं एक ना तारीखी हकीकत दुरुस्त कर दूं। ये सलमान आबद ने कहा है कि ये पता नहीं किस ऐनक से देखते हैं। सलमान आबद, ये ऐनक आपने मुझे खुद गिफ्ट की थी ला के, ये वो वाली ऐनक है जिससे मैं देखता हूँ। तो इसलिए इसमें खराबी पैदा हो गई है रिजवान अली साहब। फिर नहीं ला दे, फिर नहीं ला दे। ये पूछने का कोई हक हासिल नहीं है कि किस ऐनक से देखते हैं। आपने ये ऐनक खास तौर पे इतनी मोहब्बत से मुझे बनवा के दी थी, तो मैं उस ऐनक से देखता हूँ। पहली तो बात ये, दूसरी बात ये है कि देखिए, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं पीटीआई के लोग। मैं बारहा इस प्रोग्राम के अंदर अर्ज कर चुका हूं कि 9 मई के मुकदमात के अंदर जो नामजद लोग हैं, और खास तौर पे 9 मई के वाकयात के बाद जो लोग जेरे जमीन चले गए हैं या उन्होंने कानून के सामने सरेंडर नहीं किया, उनके लिए इलेक्शन लड़ना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि जो अंडरग्राउंड रहनुमा है वो किस तरह से हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। या तो वो अदालतों के सामने सरेंडर करे, प्रोसीडिंग चलती रहे, वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे। अब देखिए ना, सनम इकबाल साहिबा जो हैं, वो सनम जावेद क्या नाम है उनका, उनके वालिद साहब का आज मैं एक क्लिप देख रहा था कि वो हर उस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी जिस हल्के से मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेंगे। तो 7 हल्कों से तो नवाज शरीफ लड़ेंगे, और जो है बाकी कोई एक दो से नवाज शरीफ ने भी लड़ना है, और 2-3 हल्कों से मरियम ने भी लड़ना है। तो 12-13 हल्कों से सनम जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बुनियादी तौर पे वो उनको तकाने वाली बात है कि इतने हल्कों से नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, देखिए वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड जो 2018 वाली है वो तो दस्तयाब नहीं है। ये सहूलत आपके लिए दस्तयाब नहीं है, ये तो बात हो जानी चाहिए। और अब पीटीआई जो है वो फेंस की दूसरी साइड पे खड़ी है, ये भी बात अपनी जगह के ऊपर रहनी चाहिए। अब जिस तरह उस वक्त प्रोटोकॉल के साथ जाके उनके कागजात हाय नामजदगी जमा होते थे, उनकी ख्वाहिश है कि अब भी वैसे ही हों। अच्छा। और अगर वो पेशावर हाई कोर्ट से जाके अहकामात ले लें और लाहौर हाई कोर्ट से ले लें, तो हो सकता है वैसा ही हो जाए। अच्छा। कि रेंजर्स उनको एस्कॉर्ट करती हुई इलेक्शन ऑफिस तक लेके जाए और वो कागजात हाय नामजदगी जमा करा लें। लेकिन वो वाली सहूलत जो 2018 में दस्तयाब थी, वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। पीटीआई को नए जमीनी हकायक को समझना होगा और उनके साथ समझौता करना होगा कि अब वो भी वो वाले लाडले नहीं एक गोद में सवार हो, अब उनको भी लाडला बदल चुका है रजी साहब। और 2023 में 24 में नवाज शरीफ मिल गया है। बस यही आया वो अब वो वाले अब वो जमीन पे उतार दिए गए हैं और जमीनी हकायक जो हैं उसका उनको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उन्हें नए जमीनी हकायक को समझना चाहिए। वो भी बता देना भाई, शोर मचाने की बजाय इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आखिरी बात, मैंने अपने इलाके के हमारे दोस्त हैं अवैस साहब, डॉक्टर अवैस साहब, वो अमेरिका से आए हुए हैं। रहीम यार खान उनका हवाई इलाका है। उन्होंने आज बताया कि उनके इलाके के अंदर 8 ऑफिस खुले हैं और 8 के 8 आजाद उम्मीदवारों के ऑफिस हैं। पोलिंग ऑफिस जो होते हैं ना, कैंपेन शुरू हो गई है। तो कैंडिडेट का जब उन्होंने पूछा कि ये पीटीआई के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा नहीं, ये पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है, ये आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना है और इन्हीं की वजह से इलेक्शन बना। खालिद फारूकी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद फारूकी साहब, जिस तरह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, अब जब चेयरमैन पीटीआई हैं वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस सारी सूरत हाल में लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने में कोई किरदार अदा कर सकेगी?
अदालतों तो हमेशा जो पीटीआई है और उसके चेयरमैन जो हैं और मानी चेयरमैन जो थे, अब तो चेयरमैन नहीं है, उनको बड़ा साबिक रिलीफ चेयरमैन। दिया और अब भी रिलीफ है। मसला ये है कि अब पीटीआई या इमरान खान जो है, ये अगर मजलूमियत कार्ड लेकर निकलना चाहते हैं तो शायद इस वक्त बात नहीं बनेगी। अब सलमान आबिद वैसे बिल्कुल ये एक कार्ड तो बात हर बिल्कुल पार्टी दुरुस्त कह खेलती रहे है और चल भी जाता है, खालिद फारूकी साहब। देखिए ना, देखिए जब चलता है तो कुछ अरसे के लिए चलता है ना। अब इमरान खान अगर आप ये अब चलाना खालिद फारूकी साहब को हम नहीं सुन पा रहे हैं। उनका जो मौक़िफ़ है वो हम अगले सेगमेंट में ज़रूर जानेंगे। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पुरज़्म है। और ख़बर यह है कि सरफराज बंगलज़ई अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे अमन अमान अव्वलीन तरजीह है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हमें पुरज़्म दिखाई देती हैं। सरफराज बंगलज़ई अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ये कहते हैं कि हमें अपनी फोर्सेज पर फ़ख्र है। पाकिस्तान में हम आहंगी को फ़रोग दिया जा रहा है। कौमी धारे में शमूलियत के ज़रिए अमन अपनाना रियासत और इदारों की पॉलिसी है। पीजे मीर साहब, ये जो खबर है सरफराज बंगलज़ई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हुए, पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान के अमन के लिए कितना खुशाइन साबित होगा? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स ने हर चीज़ बंगल अप कर दी है। और ये तो एक आप कह लो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट आप इसको कह लो, इधर उधर से आपने करके रखती है। तो ये एक बिल्कुल इनका न्यूट्रल स्टांस है। लेकिन जो आपकी रियल टाइम इलेक्टेड जो आपके जो पार में आते हैं, वाई कुडंट दे रिजॉल्व दैट? क्रेडिट दें फौज को। हर मुसीबत के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर दहशत गर्दों के साथ ये लोग बात करते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह है कि वो एक मिनट बात करेगा, दूसरे दिन उसको दहशतगर्द कर देगा, तीसरे दिन उनको आउटकास्ट कर देगा। और क्या फिर आप फौज को कहते हैं लड़ते रहो। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट क्रेडिट, गुड क्रेडिट टू द आर्मी चीफ कि अंडर हिज सुपरविजन ये चीज़ हुई है। और इसका क्या होगा? यू विल ओनली गो टुवर्ड्स अ पीसफुल एरा। आप एक पीसफुल पोडियम पे जाएंगे। सो दिस इज़ ये इनकरेजिंग चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए। हमने दुनिया को भी बताया आप नेगोशिएट करके आप कर सकते हो, लेकिन आप उनके साथ करते हो जो कि लोगों की निहत्ते जाने नहीं लेते। आप उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते हो जो आपके बच्चे मारते हैं, जो सुसाइड अटैक्स करते हैं। ये दूसरे हैं और जो आ जाते हैं फोल्ड के अंदर। आपने ये मरी थे, डॉक्टर मरी, जिनको हमारा जब मीडिया डेलीगेशन मॉस्को गया था, वी मेट हिम देयर। उन्होंने भी पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उनके खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई थी, वो भी पाकिस्तान के फोल्ड के अंदर आ जाते हैं। ये बात करने की एक तरीका होता है जो कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सर्कल्स में इतना नहीं है जितना कि मैं समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस के सर्कल के अंदर है। सो ऑल आई विल से इज वेल डन आर्मी, वेल डन आर्म फोर्सेस, वेल डन एस्टैब्लिशमेंट फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज वी वांट पीस इन दिस कंट्री। हम इस टर्मोइल के साथ नहीं जिंदा रह सकते। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। ठीक है, रज़ी साहब आप क्या कहेंगे, कितना खुशाइन साबित होगा ये स्टेप? देखिए, एक तो पहलू जो है वो बड़ी अच्छी तरह मेरे प्यारे भाई मीर साहब ने, पीजे मीर साहब ने बयान कर दिया। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि दोहा मुज़ाकरात के बाद बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और उस डेवलपमेंट के तहत कल अदम बीएलए के दोनों धड़े, ये बीएनए और ये जो टीटीपी है, इनका आपस में अलायंस हो गया था और ये दहशतगर्दी के लिए, तखरीबकारी के लिए एक दूसरे को सपोर्ट फराहम करते थे, बल्कि एक दूसरे को खुदकुश भी फराहम कर देते थे। मतलब नॉर्मली जो होता था कि अगर पेशावर की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं या एजेंसीज हैं, उन्होंने मार्क कर लिए हैं कि ये लोग पॉसिबली हो सकते हैं, इस तरह के मतलब सुसाइड बॉम्बर हो सकते हैं। तो टीटीपी अपने सुसाइड बॉम्बर जो थी वो बलूचिस्तान वालों को एक्सपोर्ट कर देती थी और बलूचिस्तान वाले बीएलए, गलदम बीएलए वगैरह इधर एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये हमने देखा है कि पिछले एक साल के अंदर इन्होंने काफी खौफनाक जगहों के ऊपर हिट किया है।
और काफी हसास मुकामात के ऊपर पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद जो थी वो पूरी की पूरी, अगर आपको याद हो, और उसकी छत भी गिर गई और फिर उसमें शहादतों की तादाद बहुत हद तक बहुत ज्यादा थी। तो वो जो है इस हवाले से कि उस पूरे अलायंस के अंदर ना एक आपने इन्फिल्ट्रेशन की है, यानी कि उस अलायंस में से एक मेजर पार्टनर जो है उसको आपने एंगेज किया है और उसको आप जो है उस अनहोली अलायंस से बाहर निकालने में, उस शैतानी चक्कर से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिन्होंने भी इसको नेगोशिएट किया होगा या इनिशिएट किया होगा उनके लिए एप्रिसिएशन होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूं कि वो जो जैसे रोजाना आपको केपीके के अंदर कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनाई दे जाता था, लेकिन और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी आपको इस तरह के वाकयात सुनाई दे जाते थे जहां पे हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक की खबरें आती थी। मेरा ख्याल है कि उस तरह के वाकया, ये जब चेन टूटेगी इनकी, तो उस तरह के वाकयात के अंदर हमें खातर तादाद के अंदर कमी भी नजर आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए और इस तरह की अचीवमेंट्स हम चाहेंगे कि फर्दर भी हमारे अदारे जो हैं वो करें। ठीक, सलमान आबिद साहब। देखिए जी, बात बुनियादी सी है कि जो भी फरीक पाकिस्तान के अंदर से बैठ के रियासत की रिट को चैलेंज करेगा और रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा या ताकत का इस्तेमाल करेगा तो कानून तो हरकत में आता है। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट काफी अरसे से बलूचिस्तान के मामले में इंगेज करके बैठी हुई थी बहुत से ग्रुपों को जो मिलिटेंट ग्रुप थे और जो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, और उनके साथ यही निगोशिएशन हो रही थी कि जनाब उनके साथ कोई एक रास्ता निकाला जाए अफाम तफहीम का। लेकिन बुनियादी नुक्ता यही था कि वो पहले रियासत की रिट को तस्लीम करें और विड्रॉल की पॉलिसी इख्तियार करें, और अगर वो विड्रॉल की पॉलिसी इख्तियार करके अपने आप को सरेंडर करते हैं तो रियासत भी उनके साथ कोई नरम रवैया इख्तियार कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो निगोशिएशन चल रही थी जिसका जिक्र पीजे मीर ने भी किया है, रिजवान रजी ने भी किया है, मुझे लगता है कि यही वो निगोशिएशन थी जिसका नतीजा अब हमने देखा है। तो उसमें यकीनी तौर पर एक क्रेडिट तो मिलना चाहिए हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कि उन्होंने एक पीसफुली इन लोगों को सरेंडर करने के ऊपर मजबूर किया या राजी किया, और उसके नतीजे में एक पीस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा और बलूचिस्तान के अंदर भी जो वाकयात दहशतगर्दी के हो रहे हैं उसमें कमी लाई जा सकेगी। और इसका एक और फायदा ये भी होगा कि जो मजीद ग्रुप्स हैं उनको भी तकवीत मिल सकती है कि अगर ये ग्रुप नीचे जा सकता है तो हमें भी अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब इस तरह की चीजों के साथ जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो उनकी कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी होती है, वहां पे कुछ कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं। तो अब मसला यह है कि इस सारे मामले के ऊपर हमारी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उसका भी एक होना बहुत जरूरी होता है। और ये तो अभी निगरान हुकूमत है, इसका तो कोई बड़ा उस तरह से मैंडेट नहीं है, लेकिन जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अब इलेक्शन के बाद आएगी वो और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मिलके, चाहे वो फाटा के इश्यूज हों, वजीरिस्तान के इश्यूज हों, और चाहे वो बलूचिस्तान के इश्यूज हों या मिसिंग पर्सन के इश्यूज हों, हमें यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि इंगेजमेंट की पॉलिसी के तहत चीजों को रिजॉल्व करें, उसी से पाकिस्तान आगे बढ़े। सही है। खालिद फारूकी साहब, अब मैं चाहूंगी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। पिछले सेगमेंट में जो आप राय दे रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से उन मुश्किलात में कुछ कमी आएगी या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका वो तकाजा कर रहे हैं वो उन्हें मिल पाएगी? देखिए ना, मेरा ये अपना ख्याल है कि क्योंकि इमरान खान या पीटीआई पूरी ने एक किरदार था एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो नहीं उस तरह से अदा किया जिस तरह उन्हें अदा करना चाहिए था, जिस तरह वो चीजों को पॉलिटिकल पार्टी का रोल। खालिद फारूकी साहब कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, हमारा उनसे रब्ता जैसे ही होता है हमसे बात साहब की तरफ लगता है कि नेट ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। रजी साहब, ये जो सरफराज बंगलज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत ही फंडिंग करता है, जिस पर अभी आपने बात भी की है, और भारत को हर महाज पर जो हमारी फोर्सेज हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, उसके बावजूद भारत बाज नहीं आता, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि भारत की जो जानकिया पॉलिसी है उसके तहत उसने पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर आइसोलेट करने का और वो पूरा प्लान कर रखा है। अच्छा। और ईरान के अंदर उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। भूषण यादव साहब जो थे
वो बरास्ता ईरान ही ईरान में वो लैंड फरमाए थे और अफगानिस्तान में पाकिस्तान में आते थे, ईरान वापस जाते थे, फिर अफगानिस्तान जाते थे, फिर वहां से पाकिस्तान आते थे, फिर अफगानिस्तान वापस जाते थे। तो जिनको हमने पकड़ लिया हुआ है, वो हाजिर सर्विस उनके ऑफिसर हैं। मेरा ख्याल ये है कि वो उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद है। ठीक है। खालिद फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद फारूकी साहब, आप कितना खुशाइन समझते हैं सरफराज मंगलजई का साथियों समेत हथियार डालना? देखिए, इसको बहुत अच्छा एक स्टेज समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों में जो कलअदम डीटीपी है, इसके खिलाफ एग्रेसिवली कोई कुछ करना चाहता है। और इससे पहले पाकिस्तान को केपी में और बलूचिस्तान में इसी तरह की अच्छी करना चाहिए थे, इकदाम करने चाहिए थे। अब ये जो बीएनए वाला मामला हुआ, इसमें ये उनके दूसरे बड़े लीडर हैं जिन्होंने सरेंडर किया है अपने साथियों के साथ, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ मैं ये भी चाहूंगा, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप इंटरनली अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप समझते हैं कि आपके मुल्क से उनका ताल्लुक है और वो आपके साथ डायलॉग कर सकते हैं, तो यही प्रैक्टिस आपको केपी में भी करनी चाहिए। और यहाँ भी वो लोग जो टीटीपी के साथ है या किसी और तंजीम के साथ है, ऐसे लोगों को जिन्होंने जाके जो अफगानिस्तान में पनाह नहीं लेते, जो मुल्क से फरार नहीं हो रहे, जो यहाँ पे मौजूद है, जिनको हम उनके स्लीपिंग सेल्स भी कहते हैं, लोगों के साथ उनको हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, इसको इन लोगों के साथ भी कुछ डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इनके साथ भी डायलॉग करना चाहिए। बिल्कुल, सरफराज मंगलजई का इस तरह से साथियों समेत हथियार डालना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद पेशरफ्त है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।